आप डाउट पूछ सकते हैं। तो डाउट में क्या है, आप देखेंगे ना, आपकी मर्जी, आप नोट करो या नहीं करो। तो आपकी चैट में आशीष सर आ रहे होंगे, तो आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं सर को, ठीक है। हेलो, हाँ मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई अभी मैं बता रहा हूं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। आप सुनिए, क्लास का फ्लो बता देता हूं जिससे किसी को कुछ गड़बड़ ना हो। आप मेरी एक बात सुन लीजिए बस। मैं आपके ये कह रहा हूं, आशीष सर आपकी चैट में है, आप देखोगे ना आशीष सर, तो अपनी चैट में ना आशीष सर का नाम लगा लो, पर्सनल मैसेज करने वाला जो होता है। मेरी बात सुनो, मैं एक बार पूरा बेसिक चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस साइड से बेसिक चैप्टर रिवाइज कराता जा रहा हूं। इसके अलावा जिसको जो भी दिक्कत आती जा रही है वो सर को पोस्ट करता जाए, ठीक है। आशीष सर आपकी चैट में आएंगे, आप प्राइवेटली आशीष सर को लगा लो चैट में। आज रिवीजन है, केवल केवल आज रिवीजन है यार। तो आपको मान लो सब कुछ ही आता है तो आप रिलैक्स भी कर सकते हो आज, ठीक है। आप क्लास अटेंड करना नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार बेसिक रिवीजन करा रहा हूं कुछ। अच्छा बताओ, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है मुझसे? अभी जितने क्लास में है, मैं पोल जनरेट करूं, पोल में बताना मुझे। एक सेकेंड। ए मतलब पढ़ा है, बी मतलब नहीं पढ़ा है। ए मतलब पढ़ा है, बी मतलब नहीं पढ़ा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 1.1 और 1.2 नहीं पढ़ा है? एक सेकंड रुक जाइए, पोल लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे मत बताना, पोल पे बताना, तो मुझे पता चलेगा। एक सेकंड, अब हो गया। देखो सब लोग पोल पे आंसर करो। ए मतलब पढ़ा है, बी मतलब नहीं पढ़ा। डी मत लगाओ यार, क्या फर्जी लोग हो। 1.12 ए, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। सी डी मत लगाओ यार, फर्जी लोगों। हाँ मैं सारा समझाऊंगा। हाँ आज हम सॉल्यूशन का रिवीजन करेंगे यार। तो जिन्होंने 1.1 और 1.2 नहीं पढ़ा है वो बी पे क्लिक करो, और जिन्होंने पढ़ा है वो ए पे क्लिक करो। मैं उसी हिसाब से रिवीजन कराऊंगा फिर। सब लोग आंसर कर दो प्लीज। सीओडी ना लगाएं, वो ऑप्शन में नहीं है। 15 लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ये। गुड मॉर्निंग तुषार। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं मंडे को, हाँ ट्यूसडे जब भी लेक्चर होगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए सब लोग, जिनको सोलिबिलिटी इसमें डाउट है, देखो इसमें डाउट है, कुछ लोग को डाउट हो सकता है। मैं एक बार बेसिक रिवीजन करा रहा हूं, मेरी बात सुन लो सब लोग प्लीज। मेरे इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए आज, तो आज की क्लास हमारी थोड़ी यूजफुल हो जाएगी। नहीं तो वो लोग बोर हो जाएंगे, देखो जिन्होंने पढ़ा है वो बोर भी हो सकते हैं। तो सबकी चैट में एक नाम आ रहा है आशीष सर का, जो हमारे साथ हमारे क्लास में होता है और हमारी हेल्प करता है हमेशा, मेरी भी आप सबकी भी। तो जो सोलिबिलिटी है, ये जो पहला टॉपिक है ना, इस टॉपिक के डाउट आप सर को पोस्ट करेंगे। सबको समझ में आ रही बात? सबको ये बात समझ में आ रही है? जिसको इसमें डाउट है कहीं पे भी, सर को पोस्ट करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। तो प्लीज आप सर को पोस्ट करेंगे। सबको समझ में आ गया? जिसको डाउट है, ठीक है। और बाकी मैं, तो देखिए, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैं फटाफट कराऊंगा रिवीजन, कि एक सॉल्यूशन होता है, उसमें एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इस सॉल्वेंट में हम एक सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट। तो हमारी बेसिक रिएक्शन क्या होती है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा में, और देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने कहा था यार होता क्या है कि आप सोल्यूट डालते जाते हो तो घुलता जाता है, घुलता जाता है, घुलता जाता है। एक लिमिट ऐसे आती है, एक लिमिट आती है जब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद कर देता है।
एक लिमिट आती है भाई, जैसे पानी है उसमें आप चीनी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, घुलती जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद वो नहीं घुलेगी, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मतलब सैचुरेशन पॉइंट क्या है? सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका मैक्सिमम सोल्यूट घुल चुका है सोलवेंट में एट ए फिक्स टेम्परेचर, और उसे हम सोलिबिलिटी बोलते हैं। तो सोलिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन सोलवेंट एट सैचुरेशन पॉइंट, या सैचुरेशन हटा भी सकते हैं, मैक्सिमम बोल दिया तो, एट फिक्स टेम्परेचर। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर कितना सोल्यूट आपके सोलवेंट में घुलेगा वो कहलाती है सोलिबिलिटी। अब दो तरह की सोलिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी। पहली बात तो सोलिबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो सोलिबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो पहला फैक्टर बताया था मैंने आपको, बताया था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो यहां पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, लाइक डिसोल्व लाइक। होता क्या है कि जो नेचर होता है ना सोल्यूट और सोलवेंट का, वो सेम होना चाहिए। सेम नेचर के सोल्यूट और सोलवेंट रहेंगे तो वो आपस में अच्छे से डिसोल्व रहेंगे। नेचर का क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो आपका आयोनिक है, तो आयोनिक आयोनिक में घुलना पसंद करेगा या पोलर में घुलना पसंद करेगा। जो अपना कोवेलेंट है वो किस में घुलना पसंद करेगा? नॉन पोलर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है अपने पास, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो इट विल डिसॉल्व इन H2O इजीली बट विल नॉट डिसॉल्व इन C6H6। C6H6 कैसा कंपाउंड है यार? C6H6 है कोवेलेंट। पानी कैसा है? पोलर। NaCl कैसा है? आयोनिक। तो पहला फैक्टर जिसपे सोलिबिलिटी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि सेम तरह का सोल्यूट सेम तरह के सोलवेंट में घुलेगा तो आयोनिक घुल सकता है, आयोनिक में घुल सकता है, और पोलर में। जैसे NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है तो पानी में घुल सकता है या वो घुल सकता है वो C6H6 में नहीं घुल सकता है, क्योंकि C6H6 कैसा है बेटा? कोवेलेंट है। पहला फैक्टर जिस पर सोलिबिलिटी डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, जो कि मैं 1 बाय 1 डिपेंड आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा फैक्टर जो होता है प्रेशर। तो सोलिबिलिटी बेटा 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला होता है नेचर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगी, इसके लिए बेटा थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिक। तो अब हम सबसे पहले अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी डाउट है प्लीज सर से पूछते जाए, ठीक है? आशीष सर का चैट में लगा लो, सर आपके पास डाउट आ रहे हैं क्या बच्चों के? सिर्फ सोलिबिलिटी के डाउट पूछो, जितने मैं सोलिबिलिटी पढ़ा रहा हूं इतने आप सोलिबिलिटी के डाउट पूछ लो सर से। सर आ रहे हैं आपके पास डाउट? हाँ सर डाउट आ रहे हैं, बट सर ओवरऑल चैप्टर से आ रहे हैं। किससे? ओवरऑल चैप्टर से। ओवरऑल चैप्टर से मत को, पहले सोलिबिलिटी के पूछ लो सब लोग। देखो अपन तरीके से चलेंगे तो आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सोलिबिलिटी के डाउट पूछ लो सर से लिख के, ठीक है? जितने भी लोग हैं ना फटाफट पहले सोलिबिलिटी के डाउट पूछ लो, जितना पूछना है पूछ लो आप, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा तो आप दूसरे पूछ लेना, समझो सब लोग? तो पैटर्न में चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा यार, ठीक है? चलो ट्राई करो कि सब लोग सोलिबिलिटी के डाउट सबसे पहले सर से पूछ लो। तो ये स्लाइड दिखा दी मैंने निकिता। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है सर? फर्स्ट स्लाइड ये लीजिए। डन लिख देना यार। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, टेम्परेचर प्रेशर में पढ़ना है, पढ़ना अभी पढ़ा रहा हूं। टेम्परेचर प्रेशर में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि कोई वो चीज नहीं, अभी पढ़ना है टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं
सॉलिड इन लिक्विड, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और ये आपका सोल्यूट है। तो आपका सोल्यूट है सॉलिड और आपका लिक्विड है सॉल्वेंट, ठीक है। नहीं आपने पहले से लिखा है तो मत लिखो बेटा, पहले से लिख रखा है तो मत लिखो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एटलीस्ट, या आपको डाउट्स नहीं है तो आप रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ बैठ के, मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है बेटा, देखो कि आपका ये है, तो इसमें पहला फैक्टर तो सेम ही है बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कि सब में सेम रहेगा, वो हम पढ़ चुके हैं। हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे। हाँ आज रिवीजन क्लास है तो हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं रिवीजन की, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप क्लास ऑफ भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी है, आप क्लास छोड़ के भी जा सकते हैं, यदि आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सब रेडी है तो ठीक है। आपको डाउट है सोलिबिलिटी वाले टॉपिक में से तो आप फटाफट आप आशीष सर से पूछ सकते हैं सोलिबिलिटी वाले टॉपिक में से, और मैं रिवाइज करा रहा हूं इधर फटाफट सारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना, सब लोग देखो, प्रेशर। तो देखो होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे सॉलिड है प्लस लिक्विड है, हमारे प्रोसेस है, हर प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आता है। तो एक बात बताओ, इनमें से किसी भी स्टेट को, ना तो सॉलिड को प्रेशर का फर्क पड़ता है, ना लिक्विड को, ना सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन कैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूशन का फेज क्या होता है, जो सॉल्वेंट का फेज होता है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब यदि हमारा सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो यदि आप प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे तो सोलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सॉलिड की सोलिबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है एक लिक्विड में प्रेशर से। दूसरा मैं आपको बात बताता हूं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे मान लो आपको हल्का से पढ़ना पड़ेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल से, A प्लस बी वो एक इक्विलिब्रियम में आ रहा है C, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और सेम रिएक्शन A प्लस बी यदि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर रिपीट करना है। सर देखिए प्रेशर में क्या है कि ना तो ये वाला स्टेट प्रेशर से इफेक्ट होता है, ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, तो तीनों जो आपने लिखे है आपकी पूरी रिएक्शन ही प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ना तो सॉलिड को फर्क पड़ता है बेटा प्रेशर का, ना तो लिक्विड को फर्क पड़ता है, और सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड स्टेट में है। तो सॉल्यूशन की जो स्टेट है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, कि लिक्विड होगा या गैस होगा, वो डिफाइन करता है सॉल्वेंट। चूंकि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। तो ना तो इस स्टेट पे प्रेशर का कोई फर्क पड़ रहा है, ना तो इस स्टेट पे पड़ रहा है, ना तो इस स्टेट पे पड़ रहा है, तो ऑल पूरी रिएक्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यार ये मेरा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड चलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। तो आप खुद सोचो अपनी प्रोसेस क्या है, अपना सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यदि ये प्रोसेस बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड मतलब सॉल्यूशन क्या बनाने लगेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें एक सॉलिड की सोल्युबिलिटी निकालनी है, तो जब एक सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे ना तो सोल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। इफ योर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि टेम्परेचर, यार ये ली चैटलियर बाद में बता दूंगा या ना, अभी के लिए रुक जाओ यश। देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो मान लो यदि ये प्रोसेस, पहला केस, यदि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और यदि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ली चैटलियर से है यार, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक बैकवर्ड क्यों जाती है, फॉरवर्ड क्यों जाती है, ये अपन बाद में बताएंगे, अभी के लिए आप याद कर सकते हो आज के लिए एटलीस्ट।
कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर था। तो देखो सब लोग क्लियर है क्या सॉलिड की सोलिबिलिटी इन लिक्विड? ये एक्सो एंडोथर्मिक वाला फंडा 11th का है, तो अभी थोड़ा स्किप कर देता है यार, है ना। प्रीवियस स्लाइड। जिन लोगों ने पहले लिख लिया उनको जरूरत नहीं है लिखने की यार, और जिन लोगों को कुछ भी डाउट नहीं है, मतलब मुझे उन्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है, आशीष सर से कुछ नहीं पूछ रहा, वो अपना रेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट कंपलसरी क्लास। आप बोर हो रहे हो बैठे बैठे तो ऐसा भी नहीं है कि आप परेशान हो जाओ फालतू में, तो आप ये भी कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। और डाउट तो आप पूछ ही सकते हैं, आशीष सर है आपके साथ, इसलिए मैं एक तरफ से पढ़ाता जा रहा हूं, आप फटाफट फटाफट डाउट पूछते जा रहे हैं सर से। तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है, मतलब मेरा भी नहीं होना चाहिए, आपका भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वैसे हम पे बहुत टाइम है आजकल, फ्री बैठे हो आप पागलों की तरह, तो टाइम की तो कमी नहीं है खैर आपके पास। चलिए तो आगे बढ़ रहे बेटा। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया हमारे पास, क्या? हाँ, कल सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है बेटा, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके पास। दूसरा है गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या है कि पहला फैक्टर तो वही है यार भाई लोग, क्या है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, दूसरा फैक्टर, अब यहां ध्यान से सुनो, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर ले लेते हैं। आप खुद सोचो, आप क्या कर रहे हो, गैस है उसमें आप लिक्विड एक लिक्विड है उसमें आप गैस को घोल रहे हो, सॉल्यूशन बन रहा है। तो एक बात बताओ, मान लो अपने पास डब्बा है, इसमें लिक्विड था, आपने गैस के पार्टिकल इसके अंदर डाल दिए, डाल दिया आपने गैस के पार्टिकल। अब एक बात सोचो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी? गैस के पार्टिकल्स की। तो आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो रेड वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो छोड़ छोड़ कर कहां चले गए? बाहर चले गए। तो एक टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मान लो जो गैस के पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एक लिक्विड फेज को छोड़कर कहां चले जाएंगे? गैसेस फेज में। तो हमारी सोलिबिलिटी पानी के अंदर घट जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? तो एक गैस की सोलिबिलिटी व्हेन यू रेज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है क्या ये टेम्परेचर वाला क्लियर है सबको? क्या चल रहा है ऋषभ? रिवीजन चल रहा है। वैसे तो कोरोना चल रहा है आजकल, लेकिन अभी हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपसे प्रेशर की। तो देखो प्रेशर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो एक गैस है प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, ये लिक्विड स्टेट का रहेगा। बिल्कुल, वीकेंड कहां चल रहा है? वीकेंड बोलते हैं इसको, हम पढ़ा रहे हैं आपका बिठा के। तो देखो है क्या फंडा, आप मेरी बात सुनिए कि आपको ली चैटलियर याद है क्या? मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको ली चैटलियर। तो ली चैटलियर स्पेलिंग देख लेना यार। होता क्या है कि आप कोई भी फैक्टर, इसके हिसाब से क्या है कि हर प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तो आप कोई भी चेंज करते हो ना तो प्रोसेस वापस से अपना इक्विलिब्रियम रीअटेन करता है। फॉर एग्जांपल अपनी रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो मान लो आपने एकदम से मजाक मजाक में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो आपने जो करा ना उसका रिएक्शन उल्टा करेगा। आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी ना, तो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन क्या करेगा? उल्टा करेगा आपका, वो घटाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। आपने बढ़ाई प्रोडक्ट की, आप जो करोगे ना उसका उल्टा करेगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसे उस चेंज को मिनिमाइज करना होता है टू रिअटेन द इक्विलिब्रियम। तो इफ इन केस यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे कर सकता है? बैकवर्ड जाके। तो लीचे के लिए क्या हमेशा उल्टा होगा, बैकवर्ड प्रोडक्ट खत्म होने लगेगा ना बैकवर्ड में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा कम होने लगेगी। तो देख इधर आ जाओ, इस रिएक्शन को देखो, इसमें गैस प्लस लिक्विड, तो यदि आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे तो एक गैस लिक्विड में घुल के खाली लिक्विड बना रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक गैसेस कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट है, और फाइनली आपको कैसा कंपोनेंट बनता है? लिक्विड। तो फॉरवर्ड जाने पे डिक्रीज होगा, बैकवर्ड चलेगी यदि ये रिएक्शन मतलब प्रोसेस, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखो हमें प्रेशर का इफेक्ट पड़ना है। लेट अस सपोज मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा, मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा, तो बेटा रिएक्शन क्या करेगी? सोच, रिएक्शन उल्टा करेगी, प्रेशर को डिक्रीज, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? सोच, फॉरवर्ड जाएगी, और सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी। तो एक गैस की सोलिबिलिटी इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस। हाँ हेनरी लो ही पढ़ा रहा हूं सर, ठीक है। तो आप खुद सोचो, मैं कह रहा हूं उल्टा होता है। आप सोचो यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी तो एक गैस कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट है, वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लिक्विड कंपोनेंट बना रहे हैं। तो यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी तो गैस लिक्विड में घुलती जा रही है, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। यदि ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो सॉल्यूशन से क्या बनेगा? गैस प्लस लिक्विड, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मान लो कि आपने प्रेशर बढ़ाया खुद से, तो रिएक्शन क्या करेगी? आपका उल्टा करेगी, रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज करेगी। इस डिक्रीज करने के लिए किधर जाएगी? फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बेसिकली क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज होती है, और प्रेशर घटा टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बताओ इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? देखो बेटा, साथ के साथ आप डाउट सर से पूछ सकते हैं, मैं लगभग पूरा रिवाइज करा रहा हूं। डन है? किसी को कुछ पूछना है? अब सर वायरस के हमारे ब्लड में मिलना किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? प्रत्युष यार पता नहीं है तो मुझे तो उसकी सोलिबिलिटी नहीं पता भाई। सर प्रेशर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी? हाँ नहीं, प्रेशर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी अभिषेक, कि व्हेन इंक्रीज द प्रेशर तो रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज करेगा, फॉर डिक्रीमेंट इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ कोरोना पर चर्चा की क्लास होगी, हाँ लगा लेंगे भाई, बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है, अभी रिवीजन क्लास तो लगा लूं पहले। आपको कितना मजा आता है फर्जी फर्जी बात करने में, खुश हो जाता है एकदम। सोलिबिलिटी के अलावा मैं कुछ भी बात कर लूं तो आपको बहुत मजा आएगा। सर आपको क्या लगता है जुलाई तक खुल जाएगा? पता नहीं भाई, नहीं तो अपना ये पेन देखो, मेरा पेन जिंदाबाद है। आप भी जिंदाबाद हो, मैं भी। ये पेन है प्लास्टिक का, देखो घिसने का तो घिसने की तो टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। और आप बैठे ही हो, इंटरनेट जियो दे ही रहा है, ठीक है, नहीं घिसेगा। यदि पेन घिस गया तो भाई खत्म, फिर कोर्स खत्म, खत्म सब। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, ठीक है। ऐसे नहीं घिसेगा। मेरे पास एक और टिप भी है इसकी, एक और वो भी खरीद लिया मैंने इसकी टिप, तो है काफी, 1-2 साल का है मेरे पास बैकअप, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब। तो देखो अब पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। हाँ वायरस हमारी बॉडी में सोल्यूट होगा भाई। आ जाओ, अब मेरी बात सुनो आप, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि solubility of gas is directly proportional to is directly proportional to, ठीक है, partial pressure of gas। देखो क्या सीन है, जैसे मानो आपके पास एक सॉल्यूशन है यार,
है ना, और इस सॉल्यूशन में यहाँ पे ऐसे है, तो मान लो आपके पास यहाँ पे ए गैस है, इस सॉल्यूशन के ऊपर ए गैस है, इसका मान लो 5 एटीएम प्रेशर है, और मान लो आपके पास यहाँ पे बी गैस है, उसका मान लो 10 एटीएम प्रेशर है, तो किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी? इसका नाम है ए, इसका नाम, तो बी इज मोर सोल्यूबल देन ए, ये हेनरी लॉ। मतलब जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है यार, एक बार मैं साहिल क्वेश्चन कैसा आएगा तो आप देख लेना, अब प्रीवियस डीपीपी जो हमने दिया आपको, आप वो सारी सोल्व कर सकते हैं आज बैठ के, तो क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, आप पुराने नोट्स आप मेरे ले सकते हैं, उनमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। मैंने क्वेश्चंस नहीं कराने अभी, मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा अभी, नहीं तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है, तो जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी, दैट इज हेनरी लॉ। कैसे लिखते हैं अपन? देखो इस तरह से, प्रेशर इज, नरेंद्र सर, अमन हियर। हाँ सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली मैं एक छोटा सा पोल कंडक्ट कर सकता हूँ? कर 2 लीजिए। मिनट का आपका, यू कैन कंटिन्यू। एक्चुअली सारे बच्चे इसी टाइम पर साथ में मिलते हैं, लास्ट में सारे बच्चे चले जाएंगे जल्दी। ठीक है, आप कर लीजिए, मैं रुक जाता हूँ एक मिनट, रिवीजन ही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। आप कराते रहिए, बच्चे बस पोल देखते अपने आप करते रहेंगे, बस पोल भर 1 मिनट लगेगा बच्चों पोल में। ठीक है, स्टूडेंट्स, यू कैन फिल द फॉर्म एंड नरेंद्र सर, यू कैन कंटिन्यू, इट्स नॉट एन ओके इशू। ओके ओके ओके, फाइन सर, फाइन। तो हाँ, ये रिवीजन क्लास है रोहन, रिवीजन क्लास है ये। तो हम कैसे लिखते हैं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, यार बात ये है। ठीक है, और सोल्यूबिलिटी ना हम किस तरह से डिफाइन करते हैं यार? हम सोल्यूबिलिटी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे? आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म, और जो मैं कंसंट्रेशन टर्म यूज करूंगा ना यार, वो है बेसिकली अपनी मोल फ्रैक्शन। अभी मैं मोल फ्रैक्शन सिखा भी दूंगा आपको क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप देख लेना मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो पॉइंट क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपका ए, मान लो ए और बी दो कंपोनेंट है, तो मान लो ए के मोल है एक्स, बी के मोल है वाई। टेस्ट यार आपको बता देंगे कहां पे होगा, टेस्ट कहां पे होगा ये बता देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐप पर ही होगा सर, जहां पर हमेशा होता है। हाँ, जहां पे हमेशा हो रहा है वहां पे होगा सर, बता रहे हैं तो। ऐप पर ही होगा। हाँ, ऐप पे ही होगा टेस्ट। और इस बार सारे एक साथ मेजर टेस्ट है, प्रॉपर एक साथ होगा सारा, अलग अलग नहीं देने पड़े। टाइमिंग 180 फिक्स। क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे, यस, एक एक करके लाइन से। ठीक, कितने घंटे का? 3 घंटे का ही होता है यार पेपर, जेई मेंस का 3 घंटे का ही पेपर होता है, सेम ही होगा टाइमिंग। अमन सर, टाइमिंग भी फिक्स है क्या टेस्ट का? नहीं, दे कैन स्टार्ट और उसके हिसाब से 3 घंटे हो जाएगा जब भी स्टार्ट। आप कभी भी दे सकते हो बेटा टेस्ट ना, अपने हिसाब से, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, डन। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने कहा था आपके पास ए और बी दो कंपोनेंट है ना, तो आप यदि ऐसा करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो कि मान लो कि आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो आप कैसे करोगे बेटा? x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, जेई का है टेस्ट, हाँ बेट जेई का ही तो होता है टेस्ट, और कौन सा होता है यार? तुमने दिए नहीं क्या टेस्ट? देते ही तो हो तुम टेस्ट, सेम जेई जेई वाला ही टेस्ट होगा, और कौन सा टेस्ट लेंगे तुम्हारा, बताओ हम। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में इस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा, है ना। तो अब हम यार, परसों देने से होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, नहीं परसों क्यों देना, कल ही देना ना, जब कल पेपर है, तो परसों क्यों देना फालतू में। ठीक है, तुषार परसों नहीं देना पेपर यार, कल देना, कल अनाउंस करा है तो कल ही देना बेटर है मेरे हिसाब से तो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अमन सर, पोल में दिक्कत आ रही है बच्चों को, आप देख लेंगे क्या एक बारी? यार ये सर सॉरी, कुछ बच्चे लग रहा सबमिट नहीं हो। 5 क्वेश्चन है बेटा, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूरा करोगे तब सबमिट हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। एक बार आप कर लीजिए सब लोग फटाफट ये। हो गया सर, मैं वैसे भी बंद कर रहा हूँ, हो गया 90% रिस्पांस मिल गया मेरे को, काफी। ठीक है सर, थैंक यू सर एंड सॉरी। ओके सर, नो इश्यू सर।
चलिए, तो ठीक है। तो देखो आगे क्या है, अपना अपना पॉइंट क्या है, अपना ऐसे चलेगा कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है यार, तो इसको ऐसे लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ गैस, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पे आएगा के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। के एच क्या है अपन को ये पता होना चाहिए, के एच हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड करेगा, आवाज आ जाएगी बेटा, मेरी आवाज आ जाएगी, मैं चेक कर लेता हूं फिर भी। हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, गैस पे डिपेंड करेगा बेटा। यदि गैस पे डिपेंड करता है, गैस अलग लोगे तो हेनरी कांस्टेंट भी अलग होगा। तो यहां से एक बहुत सुंदर रिलेशन निकाल सकते हो आप कि के एच क्या होगा, के एच होगा P डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ गैस। और ध्यान से देखो, जो एक्स ऑफ गैस है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक्स ये यूनिटलेस है, तो जो के एच की यूनिट आएगी, यदि आप ध्यान से देंगे, यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, के एच की जो यूनिट आएगी, के एच की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, यूनिट ऑफ प्रेशर। के एच की यूनिट क्या आएगी भाई, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी, लिखते क्वेश्चन में नहीं, के एच को प्रेशर नहीं लिखते यार, के एच की यूनिट ना प्रेशर के इक्विवेलेंट आती है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो गैस पे डिपेंड करती है। यदि आपकी गैस चेंज होगी तो आपका हेनरी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन गैस बेटा, कि भाई कौन सी, जो भी आप गैस ले रहे हो ना, जो भी आप गैस ले रहे हो वही, उसी पे हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो बस आपको ये पता रखना है कि हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी वो किसकी यूनिट के बराबर आएगी, प्रेशर की यूनिट के बराबर आएगी। अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, वैल्यू फिक्स होती है ना। जैसे हाइड्रोजन की मान लो एक्स है, तो ऑक्सीजन की वाई है, जीनोन की जेड है, सबकी अलग अलग आएगी। पर आपको यहां पे एक बात जरूर याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप देखो यहां पे सब लोग, जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, के एच बढ़ेगा तो एक्स ऑफ गैस घटेगा, मतलब कि सोलिबिलिटी क्या होगी यार, घटेगी। तो जिस जिस गैस का केएच वैल्यू ज्यादा रहेगा, जिस गैस की हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, एक्स ऑफ गैस की तो कोई यूनिट नहीं है ना, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती बेटा, मोल बाय मोल होता है ना, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं हो सकती ना बेटा यार, मोल बाय मोल होता है यार, मतलब। तो सिंपल है कि केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एक्स ऑफ गैस कम होगा, उतनी सोलिबिलिटी कम होगी। तो आपको मान लो ऐसे दे दे, ए गैस है बी गैस है, इसकी है 10 की पावर 6, इसकी पावर 10 की पावर 8, ये केएच की वैल्यू है मान लो। कोई पूछे आपसे कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है, तो आप आंसर क्या बताओगे, जिसका केएच ज्यादा वो कम सोल्यूबल है, तो ए बी से ज्यादा सोल्यूबल आएगा। ए किससे ज्यादा सोल्यूबल आएगा, बी से ज्यादा सोल्यूबल आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो भाई के एच क्या है अपने पास, 10⁻⁻6 10⁻8, तो के एच की वैल्यू आप डिपेंड करेगी, समझ रहे हो आप। तो के एच जितना ज्यादा सोलिबिलिटी कम, एक रिमार्क पॉइंट है, ग्राफ पढ़ सकते हैं आप इसका, ठीक है, ग्राफ पढ़ सकते हैं। तो ग्राफ कैसा बनाएंगे आप, यदि मैं ग्राफ बनाऊं यार, पी ऑफ गैस इंटू एक्स ऑफ गैस में, तो देखो ये वाई है, तो देखो ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा m है, तो y बराबर mx, कैसी लाइन बनती है भाई, ऐसी लाइन बनती है। स्लोप क्या आएगा इसका, kh आएगा, ये स्लोप आएगा, सिंपल। तो देखो आपको इधर में कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए।
देख लो सब लोग। सब लोग देख लो यार ढंग से। नयन सर, हाँ सर। ये कुछ बच्चे ग्राफ पूछ रहे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या आप? अच्छा ग्राफ, बिल्कुल। तो ग्राफ देख लो बेटा कि आपका हेनरी लॉ क्या है। देखो अपना हेनरी लॉ क्या है कि P बराबर KH इंटू एक्स। तो सब लोग देखो यहाँ पे वाई एक्सेस पे क्या है, अपना प्रेशर है, एक्स एक्सेस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये m है। तो y बराबर mx का ग्राफ पढ़ा है मैथमेटिक्स में आपको। y बराबर mx का ऐसा ही तो बनता है ग्राफ। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, स्लोप आ गया। तो हमारा कंपेयर करेंगे तो y आ गया प्रेशर पे, मोल फ्रैक्शन आ गया x पे, और जो हमारा स्लोप है वो किसके बराबर आएगा, kh के बराबर आएगा। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? तो एक पोर्शन खत्म हो गया हमारा। सर आपसे डाउट पूछ लिया लोगों ने मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के? यस सर। P पार्शियल प्रेशर है, ठीक बात है भाई। ठीक है, तो हम पोर्शन 1 ओवर कर चुके हैं यार, आप डाउट भी पूछ चुके हो। अब हम पोर्शन 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो पोर्शन 2, नहीं x नहीं, वो m होता है यार, m। ऋषभ वो अलग स्टेटमेंट होता है, उसका भी हमने लीव कर रखा है। चलिए, तो अब मुझे फिर से मैं पोल जनरेट कर रहा हूं। यार ये पोल कैसे हटेगा, एक सेकंड। एक सेकंड, ये खत्म कैसे होगा? ठीक है, चलिए। हाँ, अब बताओ आप इनमें से ये वाला पोर्शन किस किस ने नहीं पढ़ा है, किस किस ने? एक्स ऑफ गैस डिनोट सर, एक्स ऑफ तुषार एक्स डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन। बे डी मत लगाओ यार, ए पढ़ा है बी नहीं पढ़ा है, ए पढ़ा है बी नहीं पढ़ा है, ए पढ़ा है बी नहीं पढ़ा है। अब कुछ भी करते हो, ये तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ रखा है। बताओ जल्दी जल्दी मुझे। तो अब जितने भी लोग हैं, सर से, आशीष सर से आप इस टॉपिक के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लिख लिख के अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं एक बार क्विक रिवाइज करा दूंगा ये इतने। सर ये बताना है, सर ये बताना है कि ये यदि आपको डाउट आपने नहीं पढ़ा है तो आप बी पे क्लिक करेंगे, पढ़ा है तो ए पे क्लिक करेंगे। और मैं ये रिवाइज करा रहा हूं, इतनी देर में आप आशीष सर से फटाफट ये पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए, तो एक बार क्विक रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। इतनी देर में आप आशीष सर से वेपर प्रेशर के डाउट पूछ सकते हैं। तो देखो सब लोग, होता क्या है कि अपने पास एक सॉल्यूशन होता है, एक सोल्यूट होता है। तो होता क्या है कि आप इसको हीट करते हो, तो ऊपर ना जो हमारा एनवायरमेंट है, जो ऊपर एयर है, उसमें रेड पार्टिकल जाने लगते हैं। तो जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, जैसे मान लो H2O है अपने पास, तो लिक्विड है, ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, H2O गैस। क्या किससे पूछना है? देखो बेटा, मैं रिवाइज करा रहा हूं आपका ये पोर्शन। इतने आपको यदि डाउट लो है, वेपर प्रेशर में डाउट है, तो आप आशीष सर से डाउट पूछ सकते हैं। डाउट आप आशीष सर से पूछ सकते हैं लिख के। मैं रिवाइज करा रहा हूं यहाँ पे फटाफट कंसेप्ट।
टेस्ट का टाइम सर कोई सा भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, टेस्ट का टाइम, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूं, तो देखो, तो होता क्या है, रेड पार्टिकल ऊपर जा रहे, तो ऊपर एयर है, तो ऊपर पार्टिकल जाते जा रहे हैं, लिक्विड से निकलकर पार्टिकल कहां जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। अब ऊपर जाते जाएंगे तो एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, तो उस सैचुरेशन पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 10 मोल लिए यार, तो धीरे धीरे मोल ऊपर जाने लगेंगे। मान लो 3 मोल के बाद, जब ऊपर 3 मोल नीचे 7 मोल, सैचुरेशन आ गया, मतलब कि अब जितने मोल पानी के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मोल वेपर के पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस समय पे अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उस समय पे लगने वाला प्रेशर, उस समय पे लगने वाला प्रेशर, मतलब प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पर है, प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब आपके पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और राउल्ट्स लॉ है, यदि आपको बेसिक पढ़ना है तो, ठीक है। तो देखो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर। जैसे इस, तो वेपर प्रेशर होता है क्या, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो केपी, तो केपी होगा प्रेशर ऑफ H2O गैस। तो यही प्रेशर ऑफ H2O गैस क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अल्टीमेटली किसके बराबर आता है, केपी के बराबर आता है। इसीलिए वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि केपी भी किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम लिख लेते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर डिपेंड करने वाला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है टेम्परेचर। सिर्फ 2 फैक्टर पे। नेचर पे कैसे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। यार केपी मतलब, केपी नहीं पता क्या आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यार, केपी केपी केपी, केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वेपर प्रेशर के बराबर आ रहा है। देखो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बराबर हो जाएगी, तो उस समय पर लिक्विड और गैस का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट फिक्स होगा ना, उस समय पे अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, अमाउंट ऑफ वेपर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो उससे जो प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। मतलब इक्विलिब्रियम आने की कंडीशन में, मतलब जब इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आएगा तो जितना वेपर वेपर प्रेशर लगा रही होंगी वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। अब मैं कह रहा हूं यार इस रिएक्शन का केपी लिखो, केपी क्या आएगा, केपी होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो इसकी तो प्रेशर होगा नहीं, लिक्विड है, तो प्रेशर ऑफ H2O के बराबर आ जाएगा। अब प्रेशर ऑफ H2O किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के, तो वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, केपी के। तो केपी किस पे डिपेंड करता है, 2 बातों पे, मतलब वेपर प्रेशर भी 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक नेचर पर और एक टेम्परेचर पर। अभी क्लियर है सबको, बताओ भाई, क्लियर है। यार प्रत्युष, टाइम तो 3 घंटे का होता है यार, पेपर का तो 3 घंटे का ही पेपर होगा तुम्हारा, 3 घंटे वाले पेपर है यार तुम्हारा, तो 3 घंटे होगा। चलो यार ऐप पे देना है टेस्ट, आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को फोन कर लो, समझा देंगे आपको, ठीक है। ऐप पे होता है वैसे, हाँ यार ऐप पर होगा बिल्कुल। मुझे पढ़ाने दो फटाफट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं फटाफट चीजें बता रहा हूं आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर के लिए। यार वो तुम्हें पता होगा, ठीक है। हर्षित मैं अभी तुम्हारे डाउट लूंगा यार, आप सर को पोस्ट कर दो सर, है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे रिवीजन कराना है, इसलिए मैं सर से बोल रहा हूं। तो हमने क्या एक सॉल्यूशन लेना है, सब लोग ध्यान से सुनो। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल है, और यहां पे एक सोल्यूट डाल दिया आपने, वो भी वोलेटाइल है, ठीक है।
अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको सिंपली क्या करना है, यदि आपको वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो आप सिंपल याद रखो किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, वो होता है पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नोट ए, ऐसे पी बी बराबर होता है एक्स बी इंटू पी नोट बी। अब देखो पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, सब लोग फटाफट, तो पी नोट ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट मतलब जब खाली ए ही रखा हुआ है, ऐसे पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, मतलब जब खाली प्योर पी रखा हुआ है, और पी ए पी बी क्या है, जब वो सॉल्यूशन में है। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है पी टोटल पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब एक्स एक्स बी क्या होता है, एक्स एक्स बी को बोलते हैं अपन लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन। लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या बेटा, कि तेरे पास जो लिक्विड में मान ले तूने यहां पे डाला ना, ए और बी डाला हुआ है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो ए के मोल मान लो यहाँ पे एन ए है, और बी के मोल, लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं, एन बी है, तो एक्स ऑफ ए क्या बोलोगे आप, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही एक्स ऑफ बी क्या बोलोगे बेटा, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। ठीक है, अब इसको गर्म करोगे तो यहां पे भी ए और बी दोनों रहेंगे ऊपर, तो ये लिक्विड फेज में होती है, राउट्स लॉ ये लिक्विड फेज में होता है। है सर, बिल्कुल। वॉल्यूम बहुत कम हो गई है, सॉरी, अभी ठीक है वॉल्यूम। देखो यार, मैं आगे इसके आगे बता रहा हूं आपको कि मान लो वेपर फेज में निकालना है, तो अभी आप जितने भी लोग हैं ना, आवाज आपको मेरी नहीं आ रही है क्लियर, अभी भी कम है, अभी ठीक है यार। अभी देखो यार बेटा, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं, ठीक है, अभी ठीक है। चलो, तो देखो वेपर फेज में कैसे थे, अब देखो मान लो यहाँ पे आपके पास ए और बी है ना यार, तो नीचे ए और बी है, तो ऊपर भी क्या है अपने पास, वेपर से ए और बी की, तो ऊपर वाले में ए के मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं वाई ए, बी के मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं वाई बी। तो जब आपको वेपर फेज में लिखना होता है, सब लोग देखो डेरिवेशन छोड़ देना, अभी आप नोट्स में जाके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, तो होगा 1/p टोटल इक्वल्स टू वाई ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए प्लस वाई बी डिवाइड बाय पी नोट बी। तो ये होता है वेपर फेज में राउट्स लॉ, ठीक है, ये होता है वेपर फेज में, और पुराना वाला क्या था, लिक्विड में। तो एक्स एक्स बी क्या है, एक्स एक्स बी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, वाई बी क्या थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। मेरी बात समझ रहे हो आप, एक्स एक्स बी और वाई बी, एक्स एक्स बी क्या है, ठीक है, एक्स एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, लेकिन उनका क्या है, वो वेपर फेज में, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद राउट्स लॉ की स्लाइड लो सर। आशीष सर, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं आपसे, स्लोप बता यार, स्लोप तो तू निकाल सकता है बेटा इक्वेशन को ड्राइव करके, आदि तू स्लोप निकाल सकता है बेटा। तू एक काम कर आदि, ये करना वाई बी को 1 माइनस वाई ए लिख और पूरी इक्वेशन को ड्राइव कर, आ जाएगा स्लोप खुद से। आशीष सर, यस, अभी डाउट पूछ रहे हैं ना आपसे, पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, मैं एक बार बेसिक चीजें रिवाइज करा दूं यार, फिर मैं अभी डाउट बताने लग जाऊंगा, तो एक बार बेसिक चीजें रिवाइज करा दूं, इतना हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, देखो मैंने आपको बताया था राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल में भी आप दो बोलेंगे, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब सुनो सब लोग, है क्या, देखो एक होता है ए का ए के साथ इंटरेक्शन,
मतलब अपने पास है एक सोल्यूट, एक है सोलवेंट। तो मान लो सोल्यूट का नाम है ए, तो सोल्यूट जब अकेला रखा होगा तो ए का पार्टिकल ए से इंटरेक्ट कर रहा होगा, सोलवेंट में बी का पार्टिकल बी से इंटरेक्ट कर रहा होगा। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, ए का पार्टिकल ए से इंटरेक्ट करेगा, बी का पार्टिकल बी से इंटरेक्ट करेगा, एक नया फोर्स हो रहा जाएगा जिसका नाम है ए बी, नया फोर्स है ए बी, मतलब सोल्यूट का पार्टिकल सोलवेंट से इंटरेक्ट करेगा। तो तीन केस बन सकते हैं। पहला केस, जो पुराने इंटरेक्शन है वैसा ही नया इंटरेक्शन बन जाए। दूसरा, जो पुराने इंटरेक्शन है, जो नया इंटरेक्शन बने वो वीक बन जाए। थर्ड केस, जो पुराने इंटरेक्शन है और जो नया इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। तीन केस हो सकते हैं। हाँ, सब जगह सोल्यूट वोलेटाइल है सर, आधी सोल्यूट वोलेटाइल है। तो जो हमारे पास सिस्टम क्या है कि हमारे पास जो नया बन रहा है, नया फोर्स, वो बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो बराबर रहेगा तो आप आइडियल बोलेंगे, मतलब अपना नया इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, और ऐसा है तो पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो जो नया इंटरेक्शन है वो पुराने इंटरेक्शन के इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आइडियल सॉल्यूशन। जो नया इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ए बी में ज्यादा घुलना चाहता है, ए बी में ज्यादा घुलना चाहता है, तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। और मान लो नया इंटरेक्शन ना है वो वीक है, मतलब ए बी में घुलना नहीं चाहता है, तो उस समय बोलेंगे सोल्यूट ए है या बी। कुछ भी मान लो यार, सोल्यूट ए मान लिया, सोलवेंट बी मान लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने लिखा है यहाँ पे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन जो आइडियल है उसमें हमेशा ये इक्वेशन वैलिड रहती है, मतलब कि वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के बराबर आता है। नॉन आइडियल में सोचो जो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन मतलब कि जो फोर्स बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है, स्ट्रॉन्ग बना है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बना है तो वेपर्स कम बनेंगे बेटा। और जो पॉजिटिव डेविएशन उसमें क्या होगा बेटा कि ए बी में घुलना नहीं चाहता तो जल्दी जल्दी वेपर बनेंगी, तो पी टोटल ज्यादा आ जाएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से आ जाएगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल, हाँ सब सेम टाइम सर, एनी सॉल्यूशन यार आदि एक बार मैं, आप मुझसे नहीं सर को पोस्ट कर दोगे अपने डाउट, मैं एक बार रिवीजन करा दूं पूरा। तो अब देखो यार, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसके ग्राफ आने, इनके एग्जाम्पल्स बोला था मैंने, एग्जाम्पल्स कहां से पढ़ोगे आप? एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पढ़ने सब लोगों को, पहले बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था आपको, वहीं से ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ग्राफ की। तो देखो यार, पी टोटल बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। एक्स बी को ना 1 माइनस एक्स ए लिख दे बेटा, तो पी टोटल बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी को लिखेंगे अपन 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि आपको पता है यार एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल फर्जी दोस्त वाला एग्जांपल है, बिल्कुल सही जा रहा है बेटा। तो देख यहाँ पे क्या जाएगा, पी टोटल बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। इनको कंबाइन करके लिखो, पी टोटल बराबर एक्स ए कॉमन ले ले बेटा, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। तो एक इक्वेशन ये आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे यार, कैसे बनाएंगे देखो, हमें ग्राफ बनाना होता है, सब लोग ध्यान से देखो। पी टोटल, यहां पे एक्स ए की वैल्यू 0 है, यहां पे एक्स ए की वैल्यू है 1। तो देखो एक्स ए की वैल्यू 0 डालो इस इक्वेशन में। यदि आप एक्स ए की वैल्यू 0 डालेंगे ना, तो एक्स ए की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पी नोट बी आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और मैं मान रहा हूं कि बी इज लेस वोलेटाइल देन ए, मतलब पी नोट बी की वैल्यू पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, पी नोट बी को कम वोलेटाइल मान रहे हैं, ए को ज्यादा।
एक्स की वैल्यू 1 पुट कर यार, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेगा इस इक्वेशन में, करके देख, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेगा तो क्या आएगा, पी नॉट ए। अब देखो ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा m है, ये मेरा c है, y बराबर mx प्लस c, ऐसी लाइन आएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आप x की वैल्यू 0 रखो, मैंने एक पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यू 0 रखने से एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1 रखने से एक पॉइंट आ गया, और मैंने फिर स्ट्रेट लाइन खींच दी। हरिंदर याद करना जरूरी है, डेल्टा जी और डेल्टा एस, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये सॉल्यूशन आइडियल का ग्राफ है। मान लो इसी से मुझे बनाना है, इसी से ही मुझे बनाना है मान लो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, तो भी बन जाएगा बेटा। कैसे बनेगा, जो पॉजिटिव का बनाना है तो पॉजिटिव में प्रेशर ज्यादा आता है, तो आइडियल से प्रेशर ज्यादा आएगा, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का। यदि तू बात करेगा मुझसे कि सर नेगेटिव डेविएशन का कैसे आएगा, अगेन नेगेटिव डेविएशन का यहां पे आ जाएगा, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन। तो एक में आप तीनों पढ़ सकते हो क्योंकि उधर प्रेशर कम आता है। हाँ सर डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर भी बता रहा हूं सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं अभी मैं। पहले ग्राफ क्लियर है सबको, बताओ ग्राफ क्लियर है सबको, इतना पोर्शन क्लियर है यार। देखो यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला रिवाइज नहीं हो पाएगा आज, इतना ही रिवाइज करा पाऊंगा यार मैं। सर इसके बाद राउल्ट्स वेपर वाली स्लाइड दिखा दो, दिखा देते हैं, देख लो बेटा सब देख लो। यार मुबासिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है यार, छोड़ दे अभी, कोई टेंशन नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट का ही तो ग्राफ है और तो ज्यादा है नहीं है कुछ, और टाइम बच जाएगा तो बता के भी जाऊंगा, तुझे पर्सनली बता दूंगा। चलिए इससे पिछली स्लाइड, सर हु इज द कोऑर्डिनेटर, मुझे नहीं पता लड़की कौन से सेंटर पे है तू। कुछ लोग के लिए आज की क्लास बोरिंग हो गई होगी यार, सॉरी फॉर डेट। कहीं तो पढ़ते लड़की, कोई तो सेंटर होगा तेरा। अवंतिका कौन से सेंटर के आसपास है। सर मोलर रेशो 1:1 मीन्स यार एक मोल के लिए एक मोल। आइडियल और नॉन आइडियल वाली स्लाइड, कौन सी स्लाइड है आइडियल नॉन आइडियल की, ये रही लड़की, ये रही। हर्षित न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा, जोक नहीं सुना सकते ठीक है, ये लो आगे बढ़ सकता हूं, बताओ अब। ठीक है 1/PT वाली, ये लो सर। ग्राफ में याद रखने पड़ते हैं, ग्राफ से सवाल आता है सीधा, तो उस समय आपको काम आएगा। ग्राफ से सवाल आता है सीधा एग्जाम में, समझ रहे हो आप, तो ग्राफ आने ही चाहिए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इतना लेट क्लास ज्वाइन करना करिए आपने, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं ओपन काउंटर स्टार्ट कर दूंगा, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है 5 मिनट और दे दो मुझे आप। ठीक है आपको क्या क्या देखना है सोचो सब लोग, सब मेरे याद सुनना आप, सब लोग सुनो मेरा। कुछ फैक्टर्स है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहता है, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहता है एवरी सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये बताता है स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी, कि एक सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। समझ रहे आप,
ओपन काउंटर मतलब आप बोल पाएंगे उसमें ना, इसलिए। तो हर सॉल्यूशन के लिए आपको ये करना है। अब देखो 3 सॉल्यूशन, एक आइडियल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पहला फैक्टर डेल्टा एच, मतलब सॉल्यूशन मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं, इसमें 0, इसमें पॉजिटिव का पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव का नेगेटिव। फिर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं घटेगा, इसमें तो सेम रहेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी डेल्टा एस हर सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगा, आप याद कर लो। डेल्टा जी हर सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा हर सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा एस आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा एच का मतलब है कि नेट एनर्जी चेंज कितना आया, ठीक है, और डेल्टा वी का मतलब है वॉल्यूम में चेंज कितना आया। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये यहां तक मैं रिवाइज कराऊंगा यार, इसके आगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला है वो मैं अब नहीं करा पाऊंगा। तो इसके बाद आप मेरे से ओपन डाउट पूछ सकते हैं अपने, यहां तक मैं रिवाइज करा रहा हूं, और आप ओपन डाउट मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं आप इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अब आप, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम एक आदमी करना। आशीष से डाउट आ रहा है अभी आपके पास? एक किसी ने पूछा था, हाँ, एक किसी ने पूछा था मुझसे कि उनका उनको कैसे निकालते हैं आई निकालना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, वो मैं बता देता हूं। यार कोलिगेटिव आज नहीं हो पाएगा, अगला सेशन रखूंगा मैं। एक ऐसे कंपाउंड्स का आई कैसे निकालते हैं, सब लोग देखो आप, ऐसा ऐसे कंपाउंड्स का आई कैसे निकालते हैं। डेल्टा जी, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। एक बात देख लो सब लोग, तो जो भी स्क्वायर में लिखा होता है ना उसको तोड़ते नहीं है, तो इसका डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। अब देखो Cl पर क्या होता है -1, तो 2Cl-, इसका जो N निकल कर आएगा वो 3 निकल कर आएगा, ठीक है। और कर लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे CO, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में उसको तोड़ना नहीं है, बाकी वाले को तोड़ना है, सिंपल। समझ रहे हो आप? इसका भी एन आ जाएगा 3। समझ गए सर। ठीक है। एजोट्रोप मिक्सचर क्या होता है बेटा, जिसपे लार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप, और लार्ज नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है उल्टा। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, आई थिंक अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को आप, और पूछ सकते हो। हाँ, एलएम का बताना एक बार। एलम, एलम का आई निकालना है बेटा, एन। एन, ओके। तो एलम होता है बेटा ये K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। एलम का आई निकालना, 100% डिसोसिएशन के निकाल रहा हूं, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको तोड़ ले बेटा। तो ये कैसे कैसे टूटेगा, 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये कैसे टूटेगा, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। क्या हुआ? ब्रैकेट में जो है उसको अलग कर देना है, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, SO4 है ना ब्रैकेट में, SO4 को कहां तोड़ा देख। और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बोला है बेटा, स्क्वायर वाला, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 2 4 5, नहीं 2 2 4 5 8, N 8 आ जाएगा बेटा। आई होता है 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा 1 मान ले, तो 7 8 आंसर आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। ओके सर। ओके, डाउट नहीं हो तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हो, मैंने तो पहले भी बोला था, पहले भी जा सकते हो। और पूछ लीजिए डाउट। सर, हाँ बोलो। सर आप एक बार से राउल्ट लॉ और बता दीजिए। राउल्ट लॉ है लड़की, किसी भी कंपोनेंट का देखो पार्शियल प्रेशर समझती है, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब Yes, सॉल्यूशन sir, में yes, वो होगा उसके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू उसके मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड कंपोनेंट जी। जैसे पीबी लिखेगी ना तू लड़की, तो पीबी मतलब बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड कंपोनेंट, समझी? ओके सर। ये है। बाकी फिर सम करके नोट्स है तेरे पास पुराने मेरे?
नो सर, पुराने वाले नहीं है सर, मैंने ज्वाइन किया था कब? तो अभी अभी से ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, 20। तो नोट्स आई थिंक मैं आज ऐसा करता हूँ, सॉल्यूशन के नोट्स उस पे ग्रुप पे या ड्राइव पे डालता हूँ। ड्राइव पे देखना, ड्राइव पे है बेटा, ड्राइव ओके एक्सेस कर सर, मैं सकते हो, देखती है ना? हूँ। ओके सर। फिर इसको ऐसे सुन, इसमें एक सुन ले एक बात, एक्स ए प्लस एक्स बी बेटा 1 होता है ना, और फिर तू यस पी सर। टोटल लिख सकती है ऐसे, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट यस बी सर। एक्स बी, यस सर। फिर एक्स बी को चेंज कर सकती है, ऐसे ही मैंने वेपर स्टेट में बताया, ठीक है? रिप्लेस। ओके सर। चलिए, अच्छा रोहित, थैंक यू रोहित। और कुछ पूछ सकता है कोई भी आदमी अभी? दिस इज सर ओपन किस काउंटर। टाइप के से कल क्वेश्चंस आएंगे? क्या? सर किस टाइप के कल क्वेश्चंस आएंगे? लड़की जेई मेन का पेपर है तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, थोड़े टफ भी होंगे, तो आएंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड ही। तो तुमने बहुत लेट ज्वाइन करा है तो फिर मत देना, या फिर देख के देख लेना एक बार, सर देख के देख लूंगी एक बार। तो फिर बढ़िया है बेटा, देख के देख सकती हो। यस सर। सर हाँ, आइडियल सॉल्यूशन NaCl 1m.5 में किसका वीपी ज्यादा होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा मुबासिर। ये क्या है, एक सेकंड। NaCl एक क्वेश्चन है, बोलते जाओ जिसको पूछ रहा था। CaCl2 1m.5m किसका वीपी ज्यादा होगा? देख लड़के, ये किसका, आदि अपने आप को एक बार कर ले, देख यार, इसका आई निकाल ले, तो इसका आई होगा 2, इसका आई होगा 3, ठीक है? तो यदि इसके इसका इसका 1 मोल है, इसका 0.5 मोल है, तो इसके टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं? 2, इसके कितने आ रहे हैं? आधा, मतलब कितना जाएगा? 0.5, 3 पार्टिकल है ना, तो इसके मोल 0.5 है, तो 1.5। तो किसके मोल ज्यादा डल रहे हैं? NaCl के डल रहे हैं बेटा, तो NaCl का वेपर प्रेशर कम होगा। आदि NaCl का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि दोनों नॉन वोलेटाइल है, तो जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ओस्मोल क्या होता है? ओस्मोल तो पता नहीं यार, वही होता होगा आइसोटोनिक। हाँ बिल्कुल तरुण, दुआओं में याद रखूंगा तुमको, जा सकते हो। आदि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? सर हाँ बोलो लड़की, बोलो। सर डेल्टा एच वाला कॉन्सेप्ट बता दो दोबारा। तुमने पहले पढ़ा था या पहली बार पढ़ा, ये बताओ। सर पढ़ा था। पढ़ा था, फिर ठीक है। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है लड़की, कि जो नए फोर्स बने हैं, यदि नए फोर्स और पुराने फोर्स सेम है तो एनर्जी का चेंज नहीं होगा लड़की, समझ रही हो? यदि नए फोर्स और पुराने फोर्स सेम है तो ना तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना घटी। याद रखना, जैसे जैसे फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे ना, जैसे जैसे फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ये आदि यार NaCl और CCl2 दोनों है यार, वो सॉल्ट है क्योंकि दोनों, इसलिए पता चल गया मुझे। हाँ तो लड़की सुनो, तो यदि नए फोर्स और पुराने फोर्स सेम है तो स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेंगे ना लड़की, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी घटेगी। तो मान ले नेगेटिव डेविएशन, जो तेरा नया फोर्स बना वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बना है। स्ट्रॉन्ग बना है इसका मतलब तेरी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है बेटा? रिलीज करनी पड़ती है। वही बात करो पॉजिटिव, हाँ हाँ समझी, पॉजिटिव में उल्टा है। आ गया समझ सर, ठीक आ है, गया समझ सर। ओके 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 सर। कैन यू एक्सप्लेन दी सोल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट? सोल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट क्या होता है मुझे नहीं पता यार। किसके अंदर? पानी के अंदर? किसके अंदर? संचित तो बहुत अजीब सी चीज पूछ रहा, हमारे काम की नहीं है मेरे हिसाब से। सर किसी लिक्विड में वीपी उस, सर अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो, या तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है हर्षित जब बराबर होते हैं यार। सर हाँ, जिन जिन कंपाउंड्स में ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनमें एन कैसे निकालते हैं? हाँ उनमें सीधा निकालते हैं। जैसे मान लो आप MgSO4.7H2O है लड़की, एप्सम सोल्ट बोलते हैं इसको। इसमें पानी नहीं टूटता है, पानी को लाइट ले ले, यही है बस, समझी? हाँ सर, हर कंपाउंड NaCl2 में ही लिख ऐसे दे बस। होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, और जैसे COS4.5H2O होता है उसमें तो Same. कुछ कॉम्प्लेक्स में आता है। सेम ना लड़की, सेम होगा इसमें तो, N=2, ये तो टूटेगा नहीं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, ओस्मोसिस वाला फंडा एक बार बता दो। ओस्मोसिस बेटा कुछ नहीं होता है। ओस्मोसिस ऐसा होता है कि तेरे पास एक ये है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है।
सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन का काम होता है खाली सॉल्वेंट के पार्टिकल को मूव करने देती है। तो एक जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा और जहां कम होगा तो ज्यादा से कम का सॉल्वेंट का चलना कहलाता है ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम। बस। और देखो केमिस्ट्री में तो यही याद रखना, पाई बराबर सीआरटी या आईसीआरटी। फ्रीजिंग पॉइंट घटा बढ़ा कैसे कर सकते हैं? सर फ्रीजिंग पॉइंट घटा बढ़ा कैसे सकते हैं? आप वेपर प्रेशर को कम या ज्यादा करके घटा सकते हैं। तो जितना वेपर प्रेशर आप कम करोगे ना हर्षित, उतना फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा। मतलब आप वेपर प्रेशर कम करना चाहते हो, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करोगे। ठीक है, और कुछ? हर्षित क्लियर है? हम बोलो, अभी किसी कुछ बोलना है बोल सकता है। सर क्या सर- आगे पीछे? हाँ बताओ। सर आप वो जो बॉइलिंग पॉइंट वाला कुछ बता रहे थे कि मतलब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। हाँ एजोट्रोपिक मिक्सचर वाला। हाँ सर। देखो एजोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मतलब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो जाए या लार्ज नेगेटिव डेविएशन हो जाए। तो लड़की सीधा सुन, लार्ज पॉजिटिव मतलब तेरा वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ता है ना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन से बनेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप, और लार्ज नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर तेरा कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप बनता है नेगेटिव डेविएशन में। हाँ वैल्यू नेगेटिव में जाएगी अर्षित, वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। सर क्लास ओवर कब होगी? क्लास ओवर हो चुकी है, आप जा सकते हो। और सर अगर हेनरी कांस्टेंट प्रेशर से मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ प्रेशर तो के, प्रेशर क्या बोल सकते हो, ठीक है। वैसे हेनरी कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शन नहीं होगा ना लड़की। कोई गैस है तूने H2 डाली तो उसका हेनरी कांस्टेंट तो फिक्स है ना लड़की, X, वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके सर, हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, हर्षित नेगेटिव हो जाएगा, सही बोल रहा है। सर एक बार आरएलवी भी समझा दो। आरएलवीपी समझा दें। देखो यार, आरएलवीपी का मतलब था कि आपका एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपका एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। पहली बात ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप NVH डालते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो होता क्या है, सिंपल सा बात है कि तेरा ये होता है एक सरफेस है, उस सरफेस पे तेरे पहले जितने भी पार्टिकल थे सब वोलेटाइल थे। अब तूने क्या किया, एक सॉल्यूट डाला जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो ये नॉन वोलेटाइल आ गया। तो जितने व्हाइट वाले पार्टिकल्स आते जाएंगे, मान ले तेरे सॉल्वेंट का प्रेशर है P0 वेपर प्रेशर, और तूने सोल्यूट डाल डाल के सॉल्यूशन का प्रेशर क्या PS, तो PS तेरा बेटा कम आएगा P0 से। क्यों? क्योंकि PS जब था, मतलब P0 था, P0 वो सिचुएशन थी जब तेरे सारे के सारे पार्टिकल्स वोलेटाइल थे, लेकिन जब तूने सॉल्यूशन बनाया तो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल ऐड करे तो उस समय तेरा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0, तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर का कम होना विद रिस्पेक्ट टू क्या, सॉल्वेंट। सही है लड़के? यस सर। और भी कुछ पढ़ना था इसमें? फंडा ही है, फॉर्मूला पता है तेरे को? हाँ सर पता है। बस ठीक है, हो जाएगा। और पूछ सकते हो यार आप। सर जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला बाद में पढ़ाएंगे क्या? आज जो नहीं पढ़ा है वो बोल रही है लड़की। हाँ सर। हाँ वो तो मैं आगे रिवीजन कराऊंगा ना बेटा, एक दिन और लगाऊंगा रिवीजन क्लास, तो उसमें पढ़ा दूंगा। आज इतना ही पढ़ा पाया, ओके सर। है ना? ठीक है, और कुछ? सर ग्राफ बता दो आरएलवीपी का। ग्राफ कौन सा है मुबासिर? आरएलवीपी का ग्राफ कौन सा पढ़ना है तुझे? आरएलवीपी में तो कोई ग्राफ नहीं होता यार। मुबासिर कौन सा ग्राफ है बेटा, बता। तूने कोई किताब देखी तो अपना वीडियो ऑन करके किताब से दिखा दे। सर मार्क्स सबमिट करने के बाद ही मिल जाएंगे। तुषार यार ये नहीं पता मुझे, मैंने कभी पेपर दिया नहीं ना उस ऐप पे। तो हाँ मार्क्स सबमिट करने के बाद ही मिलते हैं वैसे तो यार, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, मैंने कभी
मुबासिर कौन से ग्राफ की बात कर रहा है बेटा? आशीष सर, हाँ सर। अभी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं आपसे? नहीं सर, अभी बंद हो चुका है। ठीक है, ठीक है सर, एक बुक में देखा था। मुबासिर छोड़ दे उसको यार, नहीं मतलब है, मेरे से पूछ लेना किसी दिन, वो मुझसे पूछ लेना किसी दिन, ठीक है? सर हाँ बोल बेटा। सर सर मान लीजिए आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का एक सॉल्यूशन दिया है, हाँ, तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल का कंपोनेंट से क्या मतलब है? नहीं समझा। यश, ये तो मतलब एनसीईआरटी से एग्जांपल याद कर लो, ये तो नहीं पूछ रहा कि डेविएशन कौन सा होगा। ऋषभ, हाँ सर, क्या पूछ रहा है, समझा नहीं यार मैं। मतलब उसमें सॉल्यूट क्या क्या होंगे? उसमें उसमें सॉल्वेंट वाटर होगा या दूसरा कंपोनेंट हो इथाइलिन सकता है? ग्लाइकोल दे रखा है, तो सॉल्वेंट जब बताते नहीं ना बेटा सॉल्यूशन में, तो H2O होता है हमेशा। हाँ ठीक सर, है, सॉल्वेंट नहीं बताएंगे तो वो H2O पानी ही होगा होगा। हमेशा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यस सर। यश एनसीईआरटी के एग्जांपल याद कर ले, एजोट्रोप के, पॉजिटिव डेविएशन के या नेगेटिव डेविएशन के, याद कर ले, वही काम आएंगे बेटा, बता रहा हूं। देखना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ डन करूं क्लास? यार कैसे टेस्ट दें यार, ये आज अपने आप ग्रुप पे पोस्ट कर दो कि हमें टेस्ट कैसे देना है, तो तुम्हें पूरा बता देंगे फिर वो लोग। वैसे तो ऐप खोलोगे तो दिख जाता है यार। चलो, तो बाय बाय सबको, फिर थैंक यू, फिर मिलेंगे।